औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का 26वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। मैंने उसका तरीका भी आपको बता दिया था। छठा सवाल है जी आज आपका, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स लिखनी है। तो आप बच्चों को मैं समझा रहा था कि बेटा सिलिकॉन अगर आपके सामने सिंबल आ जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नीचे जो 14 लिखा है इसका एटॉमिक नंबर है और इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, आर्गोन में 18। ये सबको पता चल गया। अब मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, वो बहुत सारे बच्चे आप में से नहीं बता पाए, तो चले मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर जनाब अली गौर से सुनना, आपको एल्यूमिनियम का सिंबल दे दिया गया, एल्यूमिनियम 13 27 +3 ऊपर डाल, इसका क्या मतलब है? ये एल्यूमिनियम का आइटम है? नहीं, इस पे +3 चार्ज है। अब ये आइटम नहीं है। इट इज द एल्यूमिनियम आयन। बेटे वो एटम जिस पे चार्ज आ चुका हो उसको एटम नहीं कहते, उसको आयन कहते हैं। अब मुझे ये बताएं इसके अंदर, और मजे की बात बताऊं, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव आयंस होते हैं। आयंस की 2 किस्में, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कमी। और नेगेटिव चार्ज क्या होती है? एफिशिएंसी। इसका मतलब होता है ज्यादती। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है। अब आपसे पूछता हूं कि बंदा कहेगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर एल्यूमिनियम +3। तो वैसे एटॉमिक नंबर तो 13 था, मास नंबर 27 था। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? फिर 13 है। चार्ज कितने का? 3 की कमी है। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इसके अंदर। प्रोटॉन्स 10 नहीं बेटा जी। आप पढ़े हैं केमिस्ट्री, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, ये 13 असल में प्रोटॉन नंबर है। अगर ये एटम होता, इस पे कोई चार्ज ना होता तो फिर बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही होते। अब उन्होंने जब ऊपर चार्ज मेंशन किया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, प्रोटॉन्स उतने ही। केमिस्ट्री में आप न्यूक्लियस को नहीं छेड़ सकते, इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ सकते हो। ये कमी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में आई है, प्रोटॉन्स में? प्रोटॉन्स अभी भी 13 ही हैं, अभी भी वो चेंज है। केमिस्ट्री में नहीं कर सकते तुम लोग। केमिकल रिएक्शन में तुम न्यूक्लियस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को तुम हिला जिला सकते हो, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियस तक कभी पहुंच ही नहीं सकते तुम लोग। क्लियर हुआ? प्रोटॉन्स 13 के 13 ही रहेंगे। जी बच्चे, एटॉमिक नंबर भी 13 है, प्रोटॉन्स भी 13 है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। तो अब बेटा वो 13 नहीं है, वो 10 +3 है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन ये +3 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है कि अब उसको 13 ना करना, अब 3 कम करके बताना। हालांकि है प्लस चार्ज, दिल तो करता प्लस ऐड करके बताएं, लेकिन ये बता रहा है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स अब और चाहिए 13 करने के लिए। आप समझ आया? नहीं समझ आया? अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p6 पे बस, 3s2 नहीं आएगा, 3p1 नहीं आएगा। समझ आया? जी पुत्र। कौन सा मास नंबर प्रोटॉन नंबर से माइनस कर? बेटा मैं फिर क्या कह रहा हूँ, आपके प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? और केमिकल रिएक्शन में अल्लाह वालों शेल्स डील होते हैं, न्यूक्लियस डील है। अगर 3 की कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स में आइए, प्रोटॉन्स तो अभी भी 13 ही होंगे, न्यूट्रॉन अभी 14 ही होंगे।
बेटा उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी एटॉमिक नंबर 30 नहीं है। ये +3 का चार्ज बता रहा है कि अब आखिरी शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स 3 कम करके बताना, प्रोटॉन्स 13 ही है, न्यूट्रॉन 27 में से 13 आ गए, न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 14, न्यूट्रॉन 14 ही। ये चार्ज होता है ना, चार्ज ये आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा होता है। अब अगर आपके सामने एक बात कहूं, गौर से सुनना, कैल्शियम 2 पॉजिटिव कह दूं, क्या इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है 40। अब बताओ कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं 20 प्रोटॉन्स हैं। हुसैन सुन रहा है, इसका एटॉमिक नंबर है मेरे बच्चों Z है, ये 20 है मेरे बच्चों, इसमें प्रोटॉन्स 20 ही हैं, इलेक्ट्रॉन 2 कम हो चुके, 18 हो चुके। आप समझो? हाँ हुसैन समझ आया पुत्र? हाँ हसन समझ आ गया बेटा? हाँ भाई कमांडो, ये पॉजिटिव का चार्ज कहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करके बताना। अगर मैं ऑक्सीजन, गौर से सुनना, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, अगर उस पर -2 का चार्ज जो कर दूं, अब एक तरीका होता है यार जवाब देने का, बंदा हाथ ही खड़ा कर लेता है, उंगली खड़ी कर लेता है। अहमद बताएगा, अहमद। हाँ जी 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं, समझ आया? इसमें -2 का चार्ज है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10, 1s2 4 ही हो गए, 10 पूरे करने हैं इलेक्ट्रॉन्स 10 साइंस में। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आयंस की लिख रहा हूँ, पेपर में दे दें आयंस, पता नहीं है कैसे लिख। जी बेटा जी पूछ मेरा बच्चा, नहीं समझ आई मेरा बच्चा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो मेरे से देख लेते ना, 8 आएगी बेटा। हसन जब ऊपर चार्ज -2 हो, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं। पहले कितने थे 8, मजीद 2 और ले लिए, कितने हो गए? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 10, 1s2 2s2 2p, 10 पूरे हो गए। ये कह रहा हूं बेटा, अगर मेरे बच्चे सोडियम है, उस पे +1 का 1 नहीं लिखते, अगर प्लस भी है तो इसका मतलब +1 है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23। अब बताओ हसन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम में? 11 होते अगर ये +1 चार्ज ना होता। +1 का मतलब ये है कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं? निकल चुके हैं, समझ आया? हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं अब 10, इसके आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक निकला हुआ है, माइनस होगा तो उतने डले हुए हैं। अब समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये आएगा 1s2 2s2 2p, बस 10 पूरे हो गए। अभी भी बात समझ आ जानी चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगा, बैठ जाओ। क्लियर है सबको? ये बेटा कुछ कहते हैं ना पता की बातें हैं जो आप बच्चों को पता नहीं चलती, लेकिन अब इसको पता रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है कि पोटाशियम के पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में फिर 8 डालने हैं और आखिरी में 1 डाल देना। ठीक है बेटा, बात समझ आई या नहीं आई? जब तुम पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 19। तो क्या डालोगे? 1s2 2s2 2p, आगे 4s आएगा, 4s1। अब बेटा ये कौन सा शेल आ गया? चौथा, इसलिए मैंने चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन डाला है। आप बच्चे सोच रहे होंगे सर वैसे तो तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आपने 8 डाल के ही चौथा शुरू कर दिया। तो जवाब ये है बेटा, याद रखना याद रखना याद रखना, गौर से सुन लो। आपके चौथे शेल का जो एस सब शेल है उसकी एनर्जी तीसरे शेल के डी सब शेल से कम होती है। इस वजह से जैसे तीसरा पी फिल होता है ना, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चले जाते हैं? चौथे में, चौथे के एस सब शेल में। क्यों? जो तीसरा शेल है उसके डी सब शेल की एनर्जी चौथे शेल के 4s सब शेल से ज्यादा होती है। तो जिसकी कम होती है आप वो प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं। समझ आया? इस वजह से पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त या उसका बोहर्स मॉडल बनाते वक्त ये बात याद रखनी है कि उसके पहले शेल में कितने आएंगे?
दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 डालने के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन हो वो किस में डाल देना, चौथे में डाल देना। समझ आया? आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वजह है उसकी, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पहला देखें ना, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे में टोटल कितने आ गए 6, तीसरे में कितने आ गए, अब तो ये चौथा शुरू हो चुका। आप समझ आया नहीं यार? ये n वैल्यू आपको होता है कि कौन से सेल में डालने हैं। इस वजह से मैंने ये मॉडल इस तरह का बनाया। आप कहेंगे सर तीसरे में 18 आते हैं, वहां क्यों नहीं डाले? तो बेटा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मुझे वो कह रही है कि मैं ऐसे करूं। आप समझ आया? आप वो प्रिंसिपल ये कह रहा है कि बोहर्स मॉडल ऐसे बना। आप क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या बच्चों? जी बाजी जी, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके। अच्छा हाँ हाँ, बच्ची ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा जी कि अगर हम इस तरह का मॉडल बनाए एल्यूमिनियम का, कहें जी बोहर्स मॉडल बनाओ एल्यूमिनियम का, तो बेटा उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे? ये उसका न्यूक्लियस पहले में 2 ही आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और बस 10 पूरे हो गए ना यार। तीसरे में कुछ नहीं डालना और इसके ऊपर डाल देना +3 का चार्ज। ये बेटा आपके इंशाअल्लाह चौथे चैप्टर में मेरा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन आपको सिखाऊंगा, वहाँ ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है? जो है वही है भाई, चाहे बोर का मॉडल बनाओ चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जब इलेक्ट्रॉन ही 10 हैं तो मैं कैसे तेरा डाल दूं? आप समझ आया नहीं यार? बेटा ये चीज़ें अपने माइंड में बैठाओ, केमिस्ट्री यही है और कुछ नहीं है। केमिस्ट्री इंतहाई आसान सब्जेक्ट है, थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है बस। क्लियर हो गया? आगे चलूं जनाब अली। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 4 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बहुत मॉडल नहीं बनाए 1s2 2s2। बेटे जितना नीचे एटॉमिक नंबर लिखा है इनमें इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, चार्ज किसी पे कोई नहीं है। ठीक है? इसलिए आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, बना लेना, एल्यूमिनियम में 13, मैग्नीशियम में 12, सिलिकॉन में। जी बेटा सबको आगे समझ, किसी को कोई सवाल बनता हो पूछो। मैंने चार्ज क्यों लिखा बेटा, क्या पता आप कोई सवाल इस तरह का पूछ लो, तो मैंने ना बताया तो आपके हमारे सर ने बताया नहीं, तो मैंने आपको एक स्टेप आगे चला दिया कि आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम लिखना शुरू कर दो। आगे चलूं? डिस्क्राइब का मतलब होता है ध्यान करना। द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? नहीं पढ़ के आते ना, मैंने उस दिन कहा था मीनिंग देख के आना, मीनिंग देख के आना। क्या डालना? डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन, बयान कीजिए द कंट्रीब्यूशन, हिस्सा, हिस्सा, काम, दैट जो रदरफोर्ड ने मेड, या मेड का मतलब ऐसे बनाना होता है, यहाँ डाला, टू द डेवलपमेंट, तरक्की में, बनावट में, तख्लीक में, समझ आया नहीं यार? तैयार करने में, ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक मॉडल की, सुन रहे हो, बनावट में रदरफोर्ड ने जो हिस्सा डाला उसको बयान कीजिए। क्या पूछा इन्होंने? रदरफोर्ड ने क्या हिस्सा डाला था? रदरफोर्ड ने क्या हिस्सा डाला था? लाइक बच्चे जो अपने आप को लाइक समझते थे, हाथ खड़ा करें। अपने दिल की बात बताओ ना भाई, आपको इस सवाल से क्या लगता है? आपसे क्या पूछा होगा? बेटा सवाल सामने लिखा, मैं आपकी पूछूं? खुद पढ़ेगा तो समझ आएगा ना कि एटॉमिक थ्योरी की, एटॉमिक मॉडल की डेवलपमेंट में, उसकी तरक्की में, उसके बनाने में रदरफोर्ड ने क्या हिस्सा डाला, वो बयान करें। रदरफोर्ड का क्या हिस्सा है? जी क्या पूछ रहा है? इसके जवाब में क्या लिखेगी? हाँ यार पता नहीं क्यों गूंगे हो जाते हो, कम से कम सजेशन तो दो अपनी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो, बिल्कुल। मैं आज सुबह सुबह आपके सामने कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो सर ऐसी बातें नहीं। मैं तो भाई मेरा काम था पढ़ाना, मैंने बताया आपको, मैं टीचर हूँ आपका। इसका मतलब आपको सवाल ही समझ नहीं आया, जवाब आप लोग खाक लिखोगे। जी वाली बस, और पास्टुलेट्स लिखेंगे पक्का? प्यारे बच्चों जवाबात आपके भी ठीक है,
अगर बयान करना है सारा, मेरे ख्याल में इन्होंने जब कंट्रीब्यूशन पूछा, कंट्रीब्यूशन ये होता है कि उसने हिस्सा क्या डाला था थ्योरी में, एटम को बयान करने में उसने क्या हिस्सा डाला था, उसने एटम के मॉडल को कैसे बयान किया, और एटम के मॉडल को बेटा उसने अपने पास्टुलेट्स में ही बयान किया। बाकी उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि उसने क्या कंक्लूजन निकाले थे, उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पूरा बैकग्राउंड उन्होंने डिटेल में आपसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पास्टुलेट्स। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, कंक्लूजन डालते हैं, तो ये एक्स्ट्रा होगा मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने उसका कंट्रीब्यूशन जो कि उसकी थ्योरी है वो देनी है, बस। कंट्रीब्यूशन उसका उसकी थ्योरी है। कैसे दी, हाउ पूछते ना, हाउ ही कंट्रीब्यूटेड, तो फिर आप उसका एक्सपेरिमेंट भी डाल दें, उसके कंक्लूजन भी डाल दें, पास्टुलेट्स भी डाल दें। डिस्क्राइब करना है जनाब अली, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, अगर फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर का सवाल पूछते हैं सिर्फ पास्टुलेट्स ही डालना, अगर 8 नंबर का सवाल पूछते हैं तो फिर बेटा एक्सपेरिमेंट भी डालना, कंक्लूजन भी डालना, ऑब्जर्वेशंस भी, एक्सपेरिमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन सारी चीजें आएंगी, कंक्लूजन भी डालना और पास्टुलेट्स भी डालना। डिफेक्ट्स हरगिज़ मत डालना, इसमें कंट्रीब्यूशन पूछा, डिफेक्ट्स का सवाल वो अलग से पूछेंगे कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। जवाब समझ आ गए, किसको नहीं यार पूछ ले, पक्का सबको? अच्छा, 8वां सवाल है जी। अब मुझे ये तो नहीं लिख के देने पड़ेंगे 7वें सवाल का, जो आपको लिख के देने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है यार, बिल्कुल लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन, वजाहत कीजिए, हाउ कैसे, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स का एटमी नजरिया, ठीक है, या एटॉमिक थ्योरी डिफर्ड, मुख्तलिफ थी फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है और जो इन दोनों में फर्क क्या है, इसकी वजाहत कर रहे हैं। नहीं समझ आया? समझ आया? सवाल किस चीज को समझ आया? चलो रूसा तू जवाब दे जरा। दोनों लिखी अल्लाह वाली, उन्होंने तेरे से दोनों की थ्योरी नहीं पूछी, उनकी दोनों की थ्योरी का फर्क पूछा। बोहर की थ्योरी में क्या फर्क, तो क्या फर्क था? सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है, डिफरेंस बिटवीन द रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है बोहर थ्योरी, इधर देनी है रदरफोर्ड थ्योरी। आप बताएं। पहली चीज बेटे गौर से सुन लें, सबसे पहली चीज ये है, आप पहला पास्टुलेट पढ़ना नील बोहर की थ्योरी का, तो उसमें पता क्या है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, एंड फिक्स्ड इनर्जी, लेकिन रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा, रदरफोर्ड ने ऐसा, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, वो वाज़ह ही ना कर सका द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। उसने ये तो कहा कि शेल्स में घूमते हैं, लेकिन ये ना बता पाया कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में नहीं बता पाया। पढ़े जी जी, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किसी पर्टिकुलर शेल में एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम हमें बताता है, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल हमें नहीं बताता। उसके बाद एनर्जी, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है हमें किसी, यही है, गिव्स द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, बट रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट गिव द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, ठीक है। उसके बाद जनाब अली, जो बोहर का मॉडल है वो स्टेबल है, ठीक है, बट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज नॉट स्टेबल, ठीक है। और समझ आ गया कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है
वो इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स के अंदर तादाद के बारे में हमें कुछ नहीं बताता, लेकिन बोहर का एटॉमिक 2 अनस्केल फार्मूले से बताता है। और ये बता चुका हूं मैं। उसके बाद ऐसा ही है, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को बयान नहीं कर पा रहा। लास्ट पॉइंट यही था ना, पहला डिफेक्ट यही था कि उसका एटम स्टेबल नहीं है, एटम कोलैप्स कर जाएगा, डिफेक्ट ये था। और दूसरा क्या था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, बट जो आपका नील बोहर का एटॉमिक मॉडल है इट एक्सप्लेन्ड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ठीक है, तो ये बच्चे कुछ 5-6 फर्क है जिनको अपने माइंड में रखे। दिस इज द आंसर, टेक इट। एंड देन जी डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन ए शेल। बात समझो, इसका क्या जवाब लिखोगे? एक शेल में सब शेल्स की मौजूदगी को बयान कीजिए। कैसे बयान करोगे? सो बेटा जी सब शेल की पहले डेफिनेशन देनी है इस सवाल के जवाब में, और दूसरा आपने कहना है कि याद रखना एन वैल्यू ऑफ ए शेल प्लेस बिफोर द सिंबल। ठीक है, आप सब शेल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन द शेल। याद रखना, फिर गौर से सुन लो कि पहली बात तो आपने डेफिनेशन देनी है सब शेल की, और दूसरी बात बतानी है कि एन वैल्यू ऑफ ए शेल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन इट। अगर यहां पे स्लाइड्स नहीं है तो अब राइट द आंसर, मैं उसे इंसर्ट करके आंसर डाल देता हूँ। ये लें, जनाब अली ये है जवाब इसका। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी सब शेल की। ठीक है, ये सब शेल की डेफिनेशन दे दें आप। उसके बाद बेटा आपने कहना है स्मॉल एन वैल्यू ऑफ ए शेल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इन इट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, for k shell n value is equal to 1, so it has one sub shell in it, that is 1s। फिर ये पहले एग्जाम्पल है, फिर फॉर एल शेल सब वही है, सो इट वही जुमले सिर्फ इन इट दैट, यहाँ दैट इज आएगा एक था ना, अब दैट आर आ जाएगा। वो कौन सा? 2s 2p। क्लियर हो गया? इसी तरह सिमिलरली, ठीक है, एंड सो ऑन कह दो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पाकिस्तान।